जैसा कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। बता दें, कर्नाटक और महाराष्ट्र के सियासतदान के बीच बेलगांव को लेकर एक बार फिर जुबानी जंग छिड़ चुकी है। कन्नड़ियों के लिए बेलगांव और महाराष्ट्र वालों के लिए बेलगाम दो राज्यों फेर में फंस गया है। कर्नाटक और महाराष्ट्र के राजनेता इसको लेकर सक्रिय हो गए और इस पर अब कानूनी तरीके से विचार कर रहे। दोनों राज्यों के नेता इस जिले को लेकर अपने अपने दावे कर रहे हैं। बता दें कि बेलगावी कर्नाटक का दूसरा सबसे अधिक संख्या वाला जिला है। ऑस्ट्रेलिया और भारत की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 22 और 28 नवंबर को राजस्थान में शुरू होगा। यह सैन्य अभ्यास राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में होगा। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के संबंधों को सकारात्मक रूप देना और एक साथ काम करने की क्षमता को बढ़ा देना है। और रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यह ऑस्ट्रा हिंद के तहत पहला अभ्यास है जिसमें दोनों देशों की सेनाओं के सभी हथियारों और सेवाओं को भागीदारी होगी। और आपको बता दें कि इस अभ्यास के लिए ऑस्ट्रेलियाई आर्मी एक टुकड़ी राजस्थान पहुंच चुकी है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार ऑस्ट्रा हिंद एक वार्षिक कार्यक्रम होगा जो वैकल्पिक रूप से भारत और ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। बता दें, कर्नाटक के मंगलुरु में मनतांतरण का मामला सामने आया है। मंगलुरु में एक लड़की को जबरन धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में एक महिला डॉक्टर सहित 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पीड़ित की मां दर्ज की गई शिकायत के मुताबिक यहां पर एक बार फिर से 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। पीड़िता की मां ने शिकायत के मुताबिक पीड़िता शिवानी खलील नाम की व्यक्ति की एक दुकान पर अपना फोन रिचार्ज कराती थी। आरोपी खलील ने पीड़िता के साथ दोस्ती की और वादा किया कि साल 2021 में उसको अच्छी नौकरी और पैसा मिलेगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने कुछ राज्यों द्वारा पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने पर चिंता जताई है। बेरी का कहना है कि इस फैसले से भविष्य के करदाताओं पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। उन्होंने कहा है कि देश के सतत विकास को बढ़ावा देने की जरूरत है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि पूंजीगत व्यय बढ़ाने और राजकोषीय मजबूती के जरिए निजी क्षेत्र को आगे बढ़ाने का जोर दिया है। इस पर उन्होंने कहा है कि वो पुरानी पेंशन योजना दोबारा शुरू करने को लेकर चिंतित है। इसका असर भविष्य के करदाताओं और नागरिकों पर पड़ेगा। भारत में रविवार को कोरोना संक्रमण के 343 नए मामले सामने आए, जिससे कोरोना के मामलों की कुल संख्या 4,46,71,562 हो गई, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 5,263। इन आंकड़ों की जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है। और आपको बता दें कि कोविड-19 के कारण मरने वालों की संख्या 4 और मृत्यु के साथ 5,30,612 हो गई, जिसमें केरल द्वारा 3 और महाराष्ट्र से पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट की गई शामिल है, जो कि सुबह 8 बजे अपडेट किया गया था। अपने बयानों के चलते अक्सर चर्चा में रहने वाले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रविवार को एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। इस बार उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर देश के अंदर जनसंख्या नियंत्रित कानून नहीं बना तो देश में ना सामाजिक समरसता और एकता बचेगी, ना विकास हो पाएगा। गिरिराज सिंह ने कहा है कि 1978 के पहले चीन के GDP भारत की GDP से कम थी, लेकिन आज चीन हमसे ज्यादा समृद्ध, क्योंकि 1989 में चीन 1 चाइल्ड पॉलिसी लाया था। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल-सीसी गणतंत्र दिवस 2023 के समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। विदेश मंत्रालय की ओर से यह जानकारी दी गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने PM नरेंद्र मोदी के संदेश को मिस्र के राष्ट्रपति को सौंपा है। विदेश मंत्रालय ने रविवार को कहा है कि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल-सीसी जनवरी में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि यह एक बड़ा और हमारे गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल-सीसी को एक औपचारिक निमंत्रण भेजा था, जिसे 16 अक्टूबर 2022 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मिस्र के राष्ट्रपति को सौंप दिया। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो उसे बनवाने के लिए आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो अब आपको वहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं, जिसमें केवल आवेदनकर्ता से अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से 5 रुपये से लेकर 45 रुपये तक का फीस देना होता है। बता दें कि राशन कार्ड आपकी पहचान का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसके साथ ही बढ़ती महंगाई में गरीबों को मुफ्त राशन दिलाने के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज है। और सरकार द्वारा देश में चलाई जा रही मुफ्त राशन योजनाओं का लाभ लेने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। आप घर बैठे मिनटों में इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधाओं का भरपूर ख्याल रखता है और अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता रहता है। इसी कड़ी में रेलवे प्रशासन द्वारा गोरखपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर वॉशेबल एप्रन का मरम्मत कार्य होना है। इसके चलते इस रूट से गुजरने वाली 1 दर्जन ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया। वहीं कई ट्रेनों को बदले हुए रूप में चलाने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा कुछ ट्रेनों का शॉर्ट ओरिजिनेशन और शॉर्ट टर्मिनेशन भी किया गया। इस दौरान अगर आपको इस रूट से गुजरने वाली ट्रेनों में सफर करना है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। MIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी की दिल्ली नगर निगम चुनाव में एंट्री हुई है। ओवैसी दिल्ली की अलग अलग विधानसभाओं के वार्डों में चुनावी सभा आयोजित कर रहे हैं। इस बार दिल्ली के 15 वार्डों में ओवैसी ने उम्मीदवारों को उतारा है। एक जनसभा के दौरान ओवैसी ने कहा है कि मैं गुजरात जाऊं या दिल्ली के सीलमपुर जाऊं, इन इलाकों में ना तो विकास होता है ना ही स्कूल बनते हैं। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला और उन्होंने केजरीवाल को छोटा रिचार्ज कहा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और PDP चीफ महबूबा मुफ्ती ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए बयान दिया। उन्होंने कहा है कि देश के संविधान में कश्मीर भारत से जुड़ा हुआ है, लेकिन भाजपा ने संविधान को नष्ट कर दिया। भारत BJP का नहीं है। जब तक आप कश्मीर मुद्दे का समाधान नहीं करते तब तक आप कोई परिणाम नहीं देखेंगे, चाहे आप यहाँ कितने भी सैनिक भेज दें। राष्ट्रीय ई सुशासन सम्मेलन को दूसरे दिन यानी कि रविवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ई सुशासन पर अपना संबोधन दिया। इस दौरान जम्मू कश्मीर सूचना तकनीक विभाग और हरियाणा का सूचना तकनीक विभाग IT क्षेत्र में क्षमता निर्माण, ज्ञान और विचारों के आदान प्रदान पर समझौता हस्ताक्षर किए हैं। दरअसल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। पिछले 2 वर्षों में जम्मू कश्मीर में ई ऑफिस का चलन बढ़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर की पूजा की। इसके बाद प्रबुद्ध जन सम्मेलन 1057 करोड़ लागत की 46 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश CM योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में 30,000 करोड़ की परियोजना केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार द्वारा स्वीकृति की गई। CM ने कहा है कि हम इसे विश्व की उच्चतम नगरी बनाने की ओर काम कर रहे हैं। CM ने कहा है कि वैश्विक मंच पर आप देख रहे होंगे जिसे ब्रिटेन ने 200 वर्ष शासन किया था, उसको पीछे कर बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। अयोध्या में विकास के लिए पैसे की कमी नहीं पड़ेगी। निर्बाध इंटरनेट सेवाएं प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में से एक आधार कार्ड है। यदि आप अपने आधार कार्ड को अपने फोन नंबर के साथ अद्यतन रखते हैं तो आप अधिक तेजी से और आसानी से डिजिटल बैंक खाते, डीमैट खाते खोल सकते हैं। इसके अलावा यदि आपका सेल फोन 12 अंकों की वर्चुअल ID से जुड़ा है तो आपका आधार आधारित ऑनलाइन KYC ऑनलाइन किया जा सकता है। अगर आपका फोन बदल गया और आप इसे अपने आधार कार्ड में अपडेट करना चाहते हैं तो चिंता ना करें, अपने सेल फोन नंबर को अपने आधार नंबर से जोड़ना काफी सरल हो गया है। हरियाणा में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के नतीजे रविवार को आ गए हैं। जिला परिषद की 411 और पंचायत समिति की 30,081 सीटों के लिए चुनाव हुआ है। सुबह 8 बजे से सभी 22 जिलों में चुनाव परिणाम शुरू हो चुके हैं। और बता दें कि हरियाणा के कैथल के अंबाला रोड स्थित RKSD कॉलेज में बनाए गए मतगणना केंद्र के बाहर जब एक उम्मीदवार के जीतने के बाद उसके समर्थक बीच सड़क पर DJ बजाने लगे तो पुलिस ने रोक दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर गंगा जल योजना का आगाज कर दिया। नालंदा जिले के राजगीर में रविवार को CM नीतीश ने गंगा जल आपूर्ति परियोजना को लॉन्च किया। मुख्यमंत्री ने गंगा जल आपूर्ति योजना का स्विच दबाकर आगाज किया। इस दौरान CM नीतीश कुमार ने राजगीर में गंगा आरती किया। मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी CM तेजस्वी यादव, जल संसाधन मंत्री संजय झा के साथ कई मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। शेयर बाजार में इन दिनों जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही। इतना ही नहीं, पिछले हफ्ते बाजार ने कई ऐसे नए रिकॉर्ड कायम किए। सेंसेक्स अपने नए ऑल टाइम हाई पर भी पहुंच गया है। मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि शेयर बाजार में अब अगले हफ्ते भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है और या फिर एक नया ऑल टाइम हाई भी बन सकता है। एक्सपर्ट के मुताबिक पिछले हफ्ते की तरह अगले हफ्ते भी इन्वेस्टर की मार्केट से अच्छी कमाई हो सकती है। खेरसोन इलाके से खदेड़े जाने के बाद रूस लगातार यूक्रेन पर मिसाइलें दाग रहा है। नतीजा यह रहा है कि लगभग एक हफ्ते तक यूक्रेन में बिजली सप्लाई ठप रही। हालांकि अब 75% सप्लाई सिस्टम रीस्टोर किया जा चुका है, लेकिन यूक्रेन के लिए अभी मुसीबत के बादल छटे नहीं है। रूस के हवाई हमलों का सामना करने के लिए यूक्रेन को जो हथियार चाहिए उसमें भारी कमी की आशंका जताई गई। नाटो ऑफिशियल्स के मुताबिक रूस से निपटने के लिए यूक्रेन के पास ज्यादा आर्टिलरी हथियार और एयर डिफेंस नहीं बचा। इसमें अमेरिका भी लिमिटेड स्टॉक होने के कारण यूक्रेन की खास मदद नहीं कर पा रहा है।
पंजाब नेशनल बैंक ने अपने बैंक अकाउंट होल्डर को अपना KYC अपडेट कराने को कहा है। बैंक के अनुसार जिन ग्राहकों का KYC 12 दिसंबर के बाद पेंडिंग रहेगा उन्हें अपने खाते से लेन देन करने में परेशानी आ सकती है, इसलिए सभी ग्राहकों को 12 दिसंबर तक हर हाल में KYC कराना बहुत जरूरी है। पंजाब नेशनल बैंक ने एक प्रेस रिलीज में कहा है कि जिन ग्राहकों का KYC अपडेशन बाकी है उनके रजिस्टर्ड एड्रेस पर 2 नोटिस और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS के जरिए सूचना दी गई है। पंजाब नेशनल बैंक ने कहा है कि अपने ट्वीट में कहा था कि RBI के दिशा निर्देश के अनुसार सभी ग्राहकों के लिए KYC अपडेट जरूरी है। बजट एयरलाइंस इंडिगो की दिल्ली, मुंबई एवं बेंगलुरु रूट पर संचालित उड़ानें दिसंबर माह में कई दिनों तक निरस्त रहेगी। कंपनी ने यात्रियों को बताया कि ऑपरेशनल रीजन से उड़ानें निरस्त की जा रही है। कंपनी ने घोषित दिनों में अग्रिम बुकिंग बंद कर दी है। दिल्ली से दोपहर 3:55 बजे भोपाल आने वाली उड़ान संख्या 6E68221 और 5 दिसंबर को भोपाल नहीं आएगी। अमेरिका की वाशिंगटन में आश्रम और इंटरनल वॉइस के संस्थापक भारतीय मूल के स्वामी नालिंदा गिरी 63 देशों के प्रमुख नागरिकों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक याचिका प्रस्तुत करेंगे। इसमें भारत में फ्लैक्स प्रिंटिंग एवं फ्लैक्स बोर्ड पर प्रतिबंध लगाने की मांग की जाएगी। उनका कहना है कि भारत में जो प्लास्टिक फ्लैक्स प्रिंटिंग होती है उससे प्रदूषण बढ़ रहा है। रासायनिक तत्वों के कारण यह प्रदूषण कई शहरों में खतरनाक स्तर तक जा पहुंचा है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।